किडनी में उसके स्टोन है। कल भी हॉस्पिटल किसका में मैम? था, ज्ञानेश के। वो ठीक हो जाएगा मतलब। हाँ वो ठीक बहुत। तो हो जाएगा, लेकिन अभी थोड़ी उसकी तबीयत खराब चल रही है। हाँ, डॉक्टर टाइम ने लगेगा थोड़ा। दवाइयाँ लिखी हैं, दवाइयाँ लेगा, लिक्विड ज़्यादा पिएगा तो ठीक हो जाएगा। वॉइस लो आ रही है। इंटीग्रल कैलकुलस क्या पूछ रहे हो मेनक आप? मैम मैंने ये कह रहा था कि इंटीग्रल कैलकुलस पूरा होने के लिए कितना लेक्चर लगेगा? मतलब इंटीग्रल कैलकुलस का कितना लेक्चर होगा? इंटीग्रल कैलकुलस मुझे जहाँ तक लग रहा है थोड़ा कम ही आइडिया है मुझे उसका। 10 दिन में हो जाएगा इंटीग्रल। अच्छा मैम। छोटा सब्जेक्ट है वो। ग्रुप थ्योरी में लगेगा टाइम और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ओडी और वो तो जल्दी हो जाएंगे। वो दो टॉपिक पहले करा दो मैम। वो दोनों टॉपिक। नहीं नहीं मैम, ग्रुप थ्योरी पहले कर दो। ग्रुप थ्योरी अगर बाद में करोगे तो दिक्कत आएगी ग्रुप थ्योरी में, इसीलिए मैं हाँ पहले मैम, करा ग्रुप दूँ। थ्योरी में बहुत प्रैक्टिस होना चाहिए हम्म। और बहुत सारे रिजल्ट्स भी हैं। ठीक है मैम। याद करने में उनको टाइम लगता है, लास्ट में करोगे तो लास्ट में इजी सब्जेक्ट कुछ छोड़ दो ना, इसलिए मैंने इजी कुछ छोड़ दिया लास्ट में, ओडी और वो। हाँ मैम, ठीक है फिर। ठीक है, इसका आंसर बताओ 1 मिनट में। मैं ना क्या बोल रहे हो, इसका क्या होगा? कंटिन्यूअस नहीं होगा। मेरे को तो वही कंटिन्यूअस लग नहीं रहा है। होगा? नहीं मैम। ठीक है, आंसर आपका देखो क्या है, साइन एक्स। मैम हाँ। मैम मैंने कैसे किया, एक बार चेक कर लो मेरा तरीका ठीक है या नहीं। हम्म। मैम जीरो में क्या देगा? साइन जीरो, मतलब जीरो देगा। हम्म। पर जीरो का करीब करीब कोई भी इरेशनल नंबर ले लो मैम, वो एक बहुत हम्म। बड़ा नंबर देगा, क्योंकि x प्लस वन बाई एक्स एक बहुत बड़ा नंबर होगा। मतलब जीरो से तो बहुत मतलब बड़ा होगा। हाँ 10.1 भी ले लोगे तो भी क्या होगा वो, 11, 10.1 होगा। हाँ मैम। हम्म। तो ये नहीं होगा मैम, ये वाला तरीका ठीक है मैम। तरीका ठीक है, पर कंफर्मेशन भी चाहिए ना हर एक चीज़ का। ठीक है, आपका आइडिया लगाना ठीक है, पर हाँ थोड़ा मैम। सा ये इस पे आप एम जी एम इनक्वालिटी लगा के भी देख सकते थे, ताकि और आइडिया आपको करेक्ट लग जाता कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, और साइन एक्स तो साइन मैम एक्स जीरो कहाँ से पॉइंट कहाँ। वन इरेशनल नंबर है। अच्छा, इरेशनल नंबर, चलो कुछ और ले लो। 0.1 के करीब कोई इरेशनल नंबर यहाँ पुट करोगे। मैम एम जी एम इनइक्वलिटी कैसे लगा सकते हैं मैम? एक्स तो नेगेटिव भी हो सकते हैं। एक्स नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन नेगेटिव के केस में भी वही होता है। चलो मैं बताती हूँ, लेकिन यहाँ पे जो मैंने ये रैशनल ले लिया है, गलती से ले लिया है, इसके करीब कोई भी रैशनल ले लेना 0.1 के आसपास, बहुत क्लोज मिल जाएगा कोई भी इरेशनल नंबर। एक आइडिया ले लो यहाँ से कि कोई भी 0 के आसपास नंबर रखोगे तो वो बहुत ही, जैसे √2 - 1 है, हाँ √2 - 1 0.414 समथिंग आएगा, +1/√2 - 1, इसकी वैल्यू हमेशा 1 या 1 से तो 1 से तो बड़ी ही होगी। तो ये बात है। देखो फॉर x ग्रेटर देन 0 क्या होगा, x प्लस 1/x आप जानते हो ए एम जी एम इन इक्वालिटी लगा के, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वॉट। वन। वन। एक्स इंटू वन बाई एक्स मतलब वन रूट वन। अब ए एम तो ये है ना, इसको हाँ एम मैम। बोलेंगे, इधर जी एम होगा x.1/x, तो ये तो चलो 1 आ गया, तो x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया ना। यस मैम। ठीक है, x हाँ, प्लस पर वन साइन एक्स तो मतलब वन से माइनस वन से वन तक ही है। मैम मैंने नीचे सीक्वेंशियल स्क्रॉल हो क्राइटेरियन जाओ। से किया था। 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ सिक्वेंशियल क्राइटेरिया से भी बताना कैसे किया था, बड़ी जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर रहा है। तो x प्लस 1/x हमेशा 2 या 2 से बड़ा होगा फॉर x ग्रेटर देन 0। अगर x लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, x लेस देन 0 के लिए
सेम काम कर सकते हो, x को माइनस वाई से रिप्लेस कर सकते हो ना, और फिर y प्लस 1/y के लिए कंडीशन देख सकते हो, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और जैसे ही यहाँ पे मैं माइनस लगाऊंगी, देखना y ग्रेटर देन 0 एक नंबर है, जैसे ही यहाँ पे माइनस लगाएंगे ये क्या होगा, y प्लस 1/y, उधर भी नेगेटिव लगेगा तो क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी पलट जाएगी ना, तो y हाँ प्लस मैम, 1/y लेस देन लेस और इक्वल टू, इक्वल टू 2 हो जाएगा। मतलब माइनस ऑफ दिस लेस देन इक्वल टू -2, लेस देन इक्वल टू -2। -2। -2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस वाई है ना, तो माइनस वाई की जगह फिर से x रिप्लेस कर देती हूँ, x प्लस 1/x लेस देन इक्वल टू -2। -2 से तो ये छोटा या बराबर होगा और 2 से ये बड़ा या बराबर होगा, तो आपको इसकी रेंज क्या पता चली, -2 से मतलब कहाँ से कहाँ तक होगा, ये कैसे स्क्रॉल होता है अजीब तरीके से, मैम मतलब वो -2, माउस, हाँ, वो और मतलब ट्रैक इधर पैड होंगी यूज इसकी करो मैम, वैल्यूज, क्या यूज़ करो, ट्रैक पैड, वो स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करने के लिए, क्योंकि माउस में ना बहुत फास्ट होता है। इस ऐप में हो रहा है, इसमें ऐसा सिस्टम है। हाँ चला गया। ठीक है, हाँ इसी से करती हूँ, माउस से तो बहुत जल्दी हो रहा है। तो इसकी जो x प्लस 1/x की वैल्यूज़ हैं वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेंगी, -∞ टू, मतलब इसका रेंज क्या होगा, -∞ टू -2, और 2 टू इन्फिनिटी, मतलब जो भी वैल्यूज़ होंगी इनके बीच में ही लाई करेंगे, भले ही सारी ना आए, इनके बीच में ही होंगी, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है इसके सारे पॉइंट्स यहाँ से बिलोंग करेंगे, और जो साइन एक्स फंक्शन है उसके पॉइंट्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करते हैं, -1 से 1 के बीच के वो सारे पॉइंट्स कवर करता है, ठीक है। तो साइन एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। इन दोनों में क्या कभी कोई रिलेशन है, क्या कभी ये इक्वल होंगे, अगर हम इक्वालिटी वाला देखें इसके ऊपर, नो मैम, किसी पॉइंट के लिए इक्वल नहीं होगा। इक्वल नहीं हो सकते। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, साइन एक्स एक्स प्लस 1/x, जब ये दोनों इक्वल होते तब क्या होता है, ये कॉन्टिन्यूस देते, जिन जिस पॉइंट्स पे ये इक्वल होते उस पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूटी देते। x प्लस 1/x को हमने चेक किया, x प्लस 1/x -∞ टू -2 और 2 टू इन्फिनिटी, इनके बीच के पॉइंट्स ही कवर करेगा। और साइन एक्स किसके, साइन एक्स तो होता ही है कॉन्टिन्यूस फंक्शन, सारे पॉइंट्स कवर करता है ये क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 के बीच के, ठीक है। ग्राफ की क्लास कल से स्टार्ट होगी, ठीक है। आज हम थोड़ा सा जो रहता है पोर्शन वो कर लेंगे, इसके बाद भी कॉन्टिन्यूटी बहुत सारी बचेगी ग्राफ की क्लास के बाद भी, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है x प्लस 1/x, ये साइन x के बराबर कभी भी नहीं हो सकता किसी भी x के लिए, ठीक है। अब आप बताओ मैंने आपने कैसे किया था, प्राची ये क्वेश्चन है, आप देख लेना रिकॉर्डिंग शुरुआत की, 2-3 मिनट का मिस हुआ है आपका, ठीक है। चलो सीक्वेंशियल क्राइटेरिया इसी के ऊपर देखते हैं। मैम मैंने 0 पॉइंट पे चेक किया था और एक अच्छा, सीक्वेंस लिया था इरेशनल √2/n जो 0 पे कन्वर्ट करेगा। 2/n गोज टू 0, और 1/n लिया था दूसरा, क्या नहीं लिया मैम, था दूसरा लेने का जरूरत नहीं है। अच्छा, f ऑफ √2/n देखा तो क्या हुआ, √2/n प्लस n/√2 होगा। n/√2, हाँ, √2/n पहले आएगा प्लस n/√2, मैम ये ये कहाँ तो जा रहा डाइवर्ज करेगा, है, हाँ ये इन्फिनिटी पे जा रहा है। लेकिन ये होना था 0 क्योंकि साइन 0 0, तो मैम ये 0 पे, मैम ये 0 पे मतलब ये डिसकंटिन्यूअस इन्फिनिटी होगा। आ गया, एक ऐसा सीक्वेंस आपको मिल गया, चाहे कोई भी सीक्वेंस हो, रैशनल इरेशनल, एक ऐसा सीक्वेंस आपको मिल गया जो 0 पे कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन f ऑफ दैट सीक्वेंस डाइवर्ज कर रहा है। तो यहाँ से एक क्राइटेरिया हमने पढ़ा था कि कोई भी ऐसा सीक्वेंस मिल जाए जो डाइवर्ज कर रहा है तो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट 0। अब आगे f विल मैम नॉट बी इस कॉन्टिन्यूअस एट 0। मैम इसी हिसाब से हर सारे रैशनल पर चेक कर सकते हैं हम। a प्लस √2/n कुछ ऐसा ले लो, हाँ a मैम, प्लस √2/n कन्वर्जेस टू a, तो f ऑफ a प्लस √2/n ये सीक्वेंस ऑफ इरेशनल्स है,
एफ ऑफ ए प्लस रूट टू बाय एन किस पे कन्वर्ज करेगा? ए प्लस मैम वो भी इन्फिनिटी होगा। रूट टू बाय एन प्लस एन बाय रूट टू प्लस वन बाय ए, कुछ ऐसा आएगा। हाँ मैम। ठीक है, ये भी इन्फिनिटी आने वाला है क्योंकि इसकी वजह से। बाकी ये a प्लस वन बाई एज इट इज रहेगा प्लस इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी वाला पोर्शन इसके अंदर आ ही रहा है, तो ये किसको डाइवर्ज कर जाएगा? पूरा सीक्वेंस इन्फिनिटी पे। तो किसी भी a बिलोंग्स टू r के लिए हम जो भी सीक्वेंस ऑफ इरेशनल ले रहे हैं वो हमेशा डाइवर्ज कर रहा है इन्फिनिटी को। तो इस वजह से मतलब ऐसे सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रहे हैं जो इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रहे हैं, तो इस वजह से फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है। हाँ मैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले की क्लास में कोई डाउट है? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है जिसको लोकेशन ऑफ रूट्स थ्योरम भी बोला जाता है। ये क्या कहती है? अगर कोई फंक्शन है, अगर कोई इंटरवल है हमारे पास ए बी क्लोज्ड इंटरवल है और एफ कोई फंक्शन है आई टू आर, एफ क्या है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, आई एक क्लोज्ड इंटरवल है, आई एफ उस पर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है आई टू आर, और अगर ये दे रखा है एफ ऑफ ए लेस देन ज़ीरो लेस देन एफ ऑफ बी, या फिर कुछ ऐसा दे रखा है एफ ऑफ ए ग्रेटर देन ज़ीरो ग्रेटर देन एफ ऑफ बी। यहाँ से क्या पता चल रहा है? देखो, एफ ऑफ ए का साइन तो लेस देन ज़ीरो, एफ ऑफ ए तो नेगेटिव है, और एफ ऑफ बी ग्रेटर देन ज़ीरो है, एफ ऑफ बी पॉजिटिव है। ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, इसका साइन यहाँ पे पॉजिटिव है, एफ ऑफ बी लेस देन ज़ीरो, इसका साइन नेगेटिव है। तो मतलब या तो ये कंडीशन होल्ड हो जाए, ये वाला प्लस ये वाला माइनस, या ये कंडीशन होल्ड हो जाए, ये वाला प्लस ये वाला माइनस। यहाँ पे गड़बड़ लिखा है मैंने, एफ ऑफ ए लेस देन ज़ीरो तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, मतलब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी अलग अलग साइंस के हों। या फिर हम इस बात को ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी लेस देन ज़ीरो है कि नहीं? दो नंबर्स अगर अपोजिट साइन के होंगे तो उनकी प्रोडक्ट ऑब्वियसली नेगेटिव होगी। तो या तो ऊपर वाली बात बोल दी जाए या नीचे वाली बात बोल दी जाए। तो क्या होता है? देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर c belongs to open interval ab such that f of c is equal to 0। अब देखो, ओपन इंटरवल से क्यों बिलोंग कर रहा है? क्योंकि f of a तो इक्वल टू 0 ही है, और f of b एफ ऑफ ए लेस देन या ग्रेटर देन 0 है जो भी दे रखा है, एफ ऑफ बी भी लेस देन या ग्रेटर देन 0 है जो भी दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग। तो c हमें ऐसा मिल जाएगा इनके बीच का पॉइंट सच दैट एफ ऑफ c 0 के बराबर होगा। देखो, अगर कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन, इसका आइडिया कैसे लिया जाए? कोई भी फंक्शन है हमारा, इस टाइप का फंक्शन है, फंक्शन इस टाइप का भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने इस टाइप के फंक्शन की बात नहीं की। ये बात आपको समझ में आ रही होगी उन्होंने कैसे फंक्शन की बात की है? सच दैट एक पॉइंट पे नेगेटिव वैल्यू ले, एक पॉइंट पे पॉजिटिव वैल्यू ले। अगर इस फंक्शन को देखा जाए, मान लो यहाँ से यहाँ तक है a टू b, ये फंक्शन क्या है? हर पॉइंट पर पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है। तो इस फंक्शन की बात नहीं की जा रही है, इस फंक्शन की बात की जा रही है। ठीक है, ऐसा कोई फंक्शन होगा तो क्या होगा? उन्होंने क्या रखा है? मान लो ये a पॉइंट है, इस पर जो वैल्यू ले रहा है फंक्शन क्या है? एफ ऑफ ए। ये b पॉइंट ले लेते हैं, इस पर फंक्शन क्या वैल्यू ले रहा है? एफ ऑफ b। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में
कोई सी एग्जिस्ट करेगा सच दैट उस पर फंक्शन 0 वैल्यू ले। यहाँ पे एफ ऑफ ए का साइन क्या है? एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन 0 एंड एफ ऑफ बी पॉजिटिव। लेस देन 0। ठीक है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन के केस में ऐसा क्यों होता है? पहली बात तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो और इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस हो, ठीक है, तब हम ये बात बोल सकते हैं। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उसकी कर्व कैसी चल रही होगी? कॉन्टिन्यूस कर्व चल रही होगी। तो एक बार अगर वो ऊपर वैल्यू ले रहा है एक्स एक्सिस से, तो कभी ना कभी आके अगर नीचे वैल्यू ले रहा है तो बीच में क्या करेगा? वो एक्स एक्सिस को कभी ना कभी क्रॉस करेगा। तो जिस पॉइंट पे क्रॉस करेगा उसको हम क्या बोल देंगे? सी। मतलब कह रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसा सी एग्जिस्ट कर जाएगा सच दैट एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, यस मैम। चलो फिर हम आगे देखते हैं। इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। मैम ये क्लासिकल अलजेब्रा में भी था, मतलब जब एक पॉलिनोमियल का जब रूट निकल रहा था ना, तब भी ऐसा एक थ्योरम था। थ्योरी और ऑफ इक्वेशन। हाँ, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में तो पॉलिनोमियल एक्चुअली मैम कॉन्टिन्यूअस होता है, इसलिए होता है ना मैम? हाँ, पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूस फंक्शन है इसलिए होता है उसमें ऐसा। हाँ, याद आ गया थोड़ा बहुत। अच्छा देखो, अगर ऐसा कहा जाए कि फंक्शन एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी लेस देन 0 ना हो, मतलब अगर इस कंडीशन को रिलैक्स कर दें, हम कंडीशन रिलैक्स करके एक और थ्योरम देख रहे थे ना कि ये कंडीशन रिलैक्स कर दें, क्लोजनेस हटा दें, बाउंड्रीनेस हटा दें, तो क्या होगा? ऐसे ही हम यहाँ पे हटा के देखते हैं। एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी अगर लेस देन 0 है, वो कंडीशन हटाई जाए तो उस केस में मैंने आपको बताया इस टाइप की सिचुएशन अराइज होगी। ठीक है, अगर एफ ऑफ ए भी पॉजिटिव वैल्यू ले रहा हो, ए और बी चलो यहाँ से ले लेते हैं, एफ ऑफ ए पे भी पॉजिटिव वैल्यू ले रहा हो फंक्शन, एफ ऑफ बी पे भी पॉजिटिव वैल्यू ले रहा हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसके बीच में एक्स एक्सिस क्रॉस करेगा फंक्शन, पर कर भी सकता है। कर भी सकता है, क्या कोई एग्जांपल बता सकते हो? ये मैम कंडीशन अगर करेगा तो दोबारा करेगा। हाँ, ये कंडीशन ज़रूरी नहीं है, पर क्या है, सॉरी, ये कंडीशन नेसेसरी है पर सफिशिएंट नहीं है। देखो, जैसे कि कोई फंक्शन ऐसा हो सकता है जो ऐसे करे, ठीक है, आप इस पॉइंट पे वैल्यू देख रहे हो फंक्शन की और इस पॉइंट पे वैल्यू देख रहे हो फंक्शन की, दोनों पे पॉजिटिव है। आप सोचोगे कि फंक्शन की वैल्यू दोनों पे एफ ऑफ ए भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, एफ ऑफ बी भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो इसके बीच में कोई सी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बीच में कोई सी नहीं मिलेगा। अगर वो होगा तो सफिशिएंट है कि एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0, हाँ, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी लेस देन 0 इम्प्लाइज कि कोई सी एग्जिस्ट कर जाएगा सच दैट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन अगर एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इज नॉट लेस देन 0, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सी एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब वो ऊपर कंडीशन क्या बन रही थी? सफिशिएंट लेकिन नॉट नेसेसरी। उसके लिए हमने क्या देख लिया? ये एग्जांपल देख लिया। इसमें क्या हो रहा है, आपको एक C1 मिल रहा है और एक C2 मिल रहा है ए और बी के बीच में, जिन पर फंक्शन क्या ले रहा है? 0 वैल्यू ले रहा है ना? हाँ मैम। ठीक है, अच्छा, तो हमें ये भी पता है कि इस कंडीशन को रिलैक्स नहीं किया जा सकता। अगर हम रिलैक्स करेंगे तो ऐसे फंक्शंस आ सकते हैं, जैसे कि क्या हो गया इसको, इस टाइप का फंक्शन है। अगर एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी लेस देन 0 नहीं होगा तो ऐसे फंक्शंस के केस भी बन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसे फंक्शंस ही बने हमेशा। ठीक है, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब दूसरी बात यह है कि कंडीशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को अगर रिलैक्स कर दें, उसी थ्योरम में एफ आई टू आर डिफाइंड था, इसी थ्योरम में अगर कॉन्टिन्यूटी हटा दी जाए, फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी हटा दी जाए और सिर्फ इतना बोला जाए दैट एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इज लेस देन 0,
तो क्या ये ज़रूरी है कि कोई c एग्जिस्ट करे सच दैट f ऑफ c इज इक्वल टू 0? इज इट इम्पॉर्टेंट, नेसेसरी? नो मैम। कोई एग्जांपल बता सकते हैं? एग्जाम्पल सोचने की कोशिश करो। मैम एक बार स्क्रॉल डाउन कीजिए। हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस 1। कहाँ पे कह रहे हो मैंने? मैम अगला थ्योरम का स्टेटमेंट जहाँ पे लिखा था। इसका हाँ मैम। एक कॉन्टिन्यूटी है, फंक्शन मैम इंटरवल पे ये डिफाइंड है। मतलब इंटरवल पे ही डिफाइंड होना होगा। हाँ, इंटरवल पे ही होगा फंक्शन। फंक्शन ठीक है नीचे भी मैम। इंटरवल पे ही डिफाइंड है, बस कॉन्टिन्यूटी हटाइए। मैम ये सेकंड क्या बताया था मैम? सेकंड कौन सा? मतलब ये अभी जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं। हाँ, ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसमें ये पूछा जा रहा है अगर फंक्शन है i टू r f ऑफ a इंटू एफ ऑफ b लेस देन 0, f नीड नॉट बी कॉन्टिन्यूस। मतलब या ये बोल दूं कि f इज नॉट कॉन्टिन्यूस। फंक्शन की a पर और b पर वैल्यू की प्रोडक्ट लेस देन 0 है, प्लस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। तो क्या एक c एग्जिस्ट करेगा? देयर एग्जिस्ट अ c सच दैट f c इज इक्वल टू 0। देयर एग्जिस्ट अ नीड नॉट c, नेसेसरी। c बिलोंग्स टू a मैम b। हाँ, क्या बोला हम था प्राची आपने? ब्रांच फंक्शन बना सकते हैं फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1 सॉरी, और फॉर x लेस देन 0 y इक्वल्स टू -1। हाँ, जो सिग्नम फंक्शन होता है। ठीक है, वेरी गुड। 1 फॉर x, इसको ऐसे बनाना पड़ेगा ना, x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन ले लेते हैं। x ग्रेटर देन 0 के लिए 1, x इक्वल टू 0 के लिए 0। नहीं, इधर ही ले लेते हैं। ठीक है ठीक है, ऐसे लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। x लेस देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन 0 के लिए 1, x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए -1, ऐसा फंक्शन ले लेते हैं। ऐसे फंक्शन का ग्राफ किस तरीके से दिखेगा? ये होगा, और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 के लिए ग्रेटर देन 0 के लिए 1 है, और लेस देन 0 के लिए -1। ठीक है, अब फंक्शन ये यस है मैम। -1 1। अब आप कह रहे हो कि f ऑफ a इंटू एफ ऑफ बी लेस देन 0। मान लो हम इनके बीच में वैल्यूज देख रहे हैं फंक्शन की, ये 2 पॉइंट है, ये -2 पॉइंट है। f ऑफ 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1। f ऑफ -2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? -1। तो क्या 2 और -2 मतलब इनके बीच में कोई पॉइंट एग्जिस्ट करेगा? किसके बीच में? 2 और -2 के बीच में, सच दैट f ऑफ c इज इक्वल टू 0 हो जाए। मतलब देयर एग्जिस्ट अ c बिलोंग्स टू ओपन -2 to 2 सच दैट f ऑफ c इज इक्वल टू 0। क्या ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट करेगा? इस फंक्शन में नो तो मैम। फंक्शन 0 ही वैल्यू नहीं ले रहा, तो कहाँ से एग्जिस्ट करेगा? ठीक है, फंक्शन कहीं भी किसी भी पॉइंट पे 0 नहीं है, तो ये कंडीशन तो कभी भी ट्रू नहीं होगी। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं था, तो ये कंडीशंस होल्ड होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सबको क्लियर है ये वाली बात? हाँ मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा, अब एक और कंडीशन है। इफ आई ये इंटरवल है, एफ आई टू आर है, फिर से वही बात कह रखी है, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी लेस देन 0 एंड there exists a c belongs to open interval ab such that f of c is equal to 0
अगर ये कंडीशन होल्ड हो देन f इज कॉन्टिन्यूअस. इज इट ट्रू और नॉट? अगर ये सारी कंडीशंस होल्ड हो जाएं कि फंक्शन उस इंटरवल पे डिफाइंड है f of a into f of b less than 0 and there exists a c belongs to ab such that f of c is equal to 0, उनके बीच में एक c भी एग्जिस्ट कर जाए, तो क्या फंक्शन का कॉन्टिन्यूअस होना ज़रूरी है? मैम इसका काउंटर सिग्नम फंक्शन ही बन जाएगा. सिग्नम फंक्शन बन जाएगा. ऊपर जो फंक्शन था क्या सिग्नम नहीं था? अगर मैंने यहाँ सिग्नम लिखा हुआ है, स्क्रोलिंग में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है. चलो ऊपर वाला फंक्शन सिग्नम नहीं था, लेकिन इसका काउंटर सिग्नम फंक्शन बन जाएगा. x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन 1 वैल्यू देता है, x इक्वल टू 0 के लिए 0 और x लेस देन 0 के लिए -1. ठीक है, 0 पे 0 और ये -1. f ऑफ a इंटू एफ ऑफ बी लेस देन 0. a को आप यहाँ पे कुछ भी सपोज कर लो -1, b को 1 सपोज कर लो. ठीक है, फंक्शन तो r टू r डिफाइंड है, फंक्शन को इधर से यहाँ तक डिफाइन कर लो -1 to 1. ठीक है, यहाँ पे लिख लेना 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1, -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0. अगर -1 to 1 डिफाइन करोगे तो फंक्शन -1 पे -1 वैल्यू ले रहा है, 1 पे 1 वैल्यू ले रहा है. तो ठीक है, f ऑफ 1 का साइन क्या हो गया? ग्रेटर देन 0. f ऑफ -1 का साइन लेस देन 0. तो इनके बीच में कोई ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट f ऑफ c इज इक्वल टू 0? बिल्कुल कर रहा है. तो सारी कंडीशन ये फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक. ठीक है, f ऑफ 0 -1 से 1 के बीच में कौन सा पॉइंट है? 0 है -1 से 1 के बीच में, सच दैट f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0. पर क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है? बिल्कुल भी नहीं, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है. ठीक है, तो ये कंडीशंस होल्ड हो जाएं तो फंक्शन का कॉन्टिन्यूअस होना भी कोई ज़रूरी नहीं है. ठीक है, अगली बार जब आप इस क्वेश्चन को करोगे, इस थ्योरम को पढ़ोगे, तो अलग अलग एग्जांपल्स के बारे में सोच सकते हो ताकि थिंकिंग कैपेसिटी बढ़े. ठीक है, कन्वर्स ऑफ द थ्योरम इज ट्रू और नॉट. मतलब कन्वर्स ऑफ द थ्योरम क्या बनेगा? पहले ऊपर जाके हम बना के देखते हैं कन्वर्स. ये रही थ्योरम. फंक्शन i टू r डिफाइंड है और कॉन्टिन्यूअस है, एंड इफ दिस होल्ड्स दैट f ऑफ a इंटू एफ ऑफ b इज लेस देन 0, देन देयर एग्जिस्ट अ c सच दैट f ऑफ c इज इक्वल टू 0. तो इसका कन्वर्स क्या बनेगा? फॉल्स. फॉल्स बनेगा. पहले कन्वर्स बनाओ, कन्वर्स बनेगा क्या? मतलब अगर हमें फंक्शन दे रखा हो, ये तो यूनिवर्सल सा ट्रुथ है, यहाँ पे कंप्लीट फैक्ट है पूरे क्वेश्चन के लिए कि फंक्शन i टू r कॉन्टिन्यूअस है. ठीक है, और अगर हम कन्वर्सली ये मान लें कि f ऑफ c भी 0 है, मतलब f इज कॉन्टिन्यूअस. आपको पता है f i टू r डिफाइंड है, प्लस f इज कॉन्टिन्यूअस एंड f ऑफ c इज इक्वल टू 0 फॉर सम c बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल a b. तो क्या ये इसको इम्प्लाई करेगा दैट f ऑफ a इंटू एफ ऑफ b इज लेस देन 0? नो मैम, काउंटर हो जाएगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. पढ़ा हुआ है आपने पहले? नो मैम, ग्राफ आ गया था माइंड में. फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से भी तो हो सकता है. हम क्या बात कर रहे हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो प्लस कोई ना कोई पॉइंट पे वो 0 हो. मान लो किसी c पॉइंट पे 0 है जहाँ पे c बिलोंग्स टू कोई भी ओपन इंटरवल a b. तो यहाँ पे एक ये ले लेते हैं, b को ये ले लेते हैं. फंक्शन किसी पॉइंट पर 0 वैल्यू ले रहा है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है. तो क्या फंक्शन f ऑफ a और f ऑफ b पर अलग अलग पॉइंट साइंस में वैल्यू देगा? मतलब f ऑफ a इंटू एफ ऑफ b लेस देन 0 होगा? नहीं, ये फंक्शन साफ साफ उसका एग्जांपल है कि यहाँ पे f ऑफ a भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है और f ऑफ b भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है. ठीक है, हर थ्योरम को थोड़ा बहुत घुमा घुमा के हमें सोचना पड़ेगा रियल में.
ठीक है, क्लियर हुआ ये बात? हाँ मैम। यस मैम। ठीक है, इन चीज़ों को दोबारा तिबारा ज़रूर पढ़ना ताकि आपको हर एंगल से सोचने का आइडिया मिले। ठीक है, अभी थोड़े इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस देखती हूँ मैं। इसके रिगार्डिंग तो क्वेश्चन ज़रूर आया होगा प्रीवियस ईयर में। चलो, क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे, आज तो वैसे भी 1 घंटे की क्लास है रियल की। इसके बाद हम देखते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। ऊपर वाली थ्योरम ने हमने देखा कि 3 कंडीशंस थी, कोई भी रिलैक्स कर दी जाए काम नहीं चलेगा, कन्वर्स देखा जाए उस थ्योरम का काम नहीं चलेगा। ठीक है, हमने हर एक कंडीशन को लूज़ करके या उसका कन्वर्स बना के उसके काउंटर एग्जांपल्स देखे और वो सभी नॉट ट्रू आ रहे थे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कौन सी, बोल्जानोस इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, जिसको इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी भी बोला जाता है। इसको ध्यान से समझना, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रियल एनालिसिस के अंदर। अगर आई कोई इंटरवल है, लेट आई बी एन इंटरवल, अगेन फंक्शन किस पर डिफाइंड है, आई टू आर डिफाइंड है फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस है प्लस कॉन्टिन्यूअस है ऑन आई, अपनी डोमेन पे कॉन्टिन्यूअस है, एंड इफ देयर एग्जिस्ट एन ए बी बिलोंग्स टू आई एंड के बिलोंग्स टू आर, एंड इफ देयर एग्जिस्ट एन ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आई एंड के कोई भी रियल नंबर है, ये कोई भी रियल नंबर है जिसके बारे में हम अभी अब बताएंगे, सेटिस्फाइंग दिस प्रॉपर्टी, क्या कि एफ ऑफ ए लेस देन के लेस देन एफ ऑफ बी। ठीक है, एफ ऑफ बी लेस देन के लेस देन एफ ऑफ ए भी हो सकता है, ए और बी इंटरचेंजेबली आ सकते हैं, पर के जो है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में स्ट्रिक्टली लाई कर रहा है अगर, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी सच बिटवीन ए एंड बी सच दैट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू के, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू के। अब इस थ्योरम का मतलब क्या है? मैम इसका मतलब है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच की सारी रियल नंबर वैल्यूज अटेन हो जाएंगी इस इंटरवल में। बिल्कुल, जैसे कोई इंटरवल है हमारे पास, कोई भी बड़ा सा इंटरवल था, उसके बीच में हमें 2 पॉइंट्स कंसिडर करके चलने हैं, ये डोमेन की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे डोमेन की बात हो रही है, इसके बीच में कोई भी 2 पॉइंट्स लेते हैं, ए और बी। ठीक है, को डोमेन में इसके रिगार्डिंग क्या होगा, कुछ ना कुछ एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी आएंगे। ठीक है, एफ ऑफ ए विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी मैं इधर मान लेती हूँ, एफ ऑफ बी इधर मान लेती हूँ। ठीक है, उल्टा भी हो सकता है, एफ ऑफ बी छोटा हो सकता है, एफ ऑफ ए बड़ा हो सकता है। तो इनकी वैल्यूज क्या होंगी, ए की वैल्यू एफ ऑफ ए होगी, बी की वैल्यू एफ ऑफ बी होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे बोल रखा है एंड इफ देयर एग्जिस्ट एन ए बी बिलोंग्स टू आई एंड के बिलोंग्स टू आर, ए बी के लिए हमने देख लिया, ए के लिए एफ ऑफ ए वैल्यू है, बी के लिए एफ ऑफ बी वैल्यू है। अगर कोई के बिलोंग्स टू आर एग्जिस्ट कर रहा हो जो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में हो, मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट होगा क्या, के, देन देयर एग्जिस्ट अ सी सच दैट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू के। तो के क्या होगा, किसी न किसी सी पर फंक्शन अप्लाई करने के बाद आया होगा, और वो सी कहाँ से होगा, सी इनके बीच से होगा। ठीक है, इस सी पर एफ अप्लाई करने के बाद ये के आया होगा, ये कहा जा रहा है, और ये हर एक के लिए सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी आप नंबर के लोगे उसके लिए सेटिस्फाई हो जाएगा, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में कोई भी नंबर के हो उसके लिए कोई ना कोई इधर सी मिल जाएगा आपको, सच दैट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू के हो जाएगा। ठीक है, मतलब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी वैल्यूज अटेन हो जाएंगी। अटेन होने का मतलब उनकी प्री इमेजेस पड़ी होंगी, कहाँ पे, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के, सॉरी ए और बी के बीच में। ठीक है, इसको हम देखते हैं थोड़ा सा और। हाँ मैम ठीक है। जैसे कि कोई फंक्शन है, मैम हम्म, एक बार शॉर्ट में बता दो। शॉर्ट में,
हाँ अभी मैम। बताते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ जैसे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कौन सा फंक्शन लें, एक्स क्यूब ले लेते हैं, ये तो सबसे इजी फंक्शन है अभी के लिए। एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, इसके ग्राफ में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, नहीं मैम, काफी इजी है इसका इसका। ग्राफ तो पता ही है सबको। ठीक है, कोई भी ए और बी पॉइंट्स लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, एक इंटरवल से लेकर दूसरे इंटरवल तक। आर एक इंटरवल है, इसकी डोमेन एक इंटरवल है, उस डोमेन से कोई पॉइंट लो, कोई भी रैंडम सा पॉइंट ले लो, इधर से और इधर से कोई भी ले लो, या यहाँ पे यहाँ राइट हैंड साइड पे 2 पॉइंट्स ले लो, कहीं से भी कोई भी पॉइंट उठा सकते हो। -1 to 1 उठा लिए मान लो, ठीक है। एफ ऑफ -1 क्या आएगा, -1 मत उठाओ, -2 to 1 उठा लेते हैं। हाँ, एफ ऑफ -2 क्या आएगा, -8, और एफ ऑफ 1 क्या आएगा, 1। तो अब -8 से 1 क्या है, -8 से 1, ये एफ ऑफ ए का काम कर रहा है, ये एफ ऑफ बी का काम कर रहा है। इसके बीच में से कोई पॉइंट उठाओ आप अपनी मर्जी से, फिर उसके लिए हम वैल्यू निकाल के देखते हैं इसकी प्री इमेज। कोई भी रैंडम सा पॉइंट बता दो। -4 -4 -5 -5 ले लेते हैं, ये थोड़ा अजीब है तो इसकी प्री इमेज देखी जाएगी। तो अब ये कहा जा रहा है कि -5 किसका काम कर रहा है, -5 ऊपर वाले k का काम कर रहा है। ऊपर यहाँ पे k था, तो हमने k के लिए क्या बोला था, स्टेटमेंट में वापस आओ, k बिलोंग्स टू r के लिए। अब k कहाँ से लाई कर रहा है, इसके बीच का पॉइंट है, इसके बीच के किसी पॉइंट k के लिए कोई ना कोई c मिलेगा ओपन इंटरवल ab में, सच दैट f ऑफ c इज इक्वल टू k आ जाए। तो यहाँ पे a और b का काम हमारे कौन से कर रहे हैं, -2 to 1। तो -2 to 1 के बीच में यहाँ कोई c मिलना चाहिए, सच दैट f ऑफ c इज इक्वल टू -5 आ जाए। ठीक है, क्या ऐसा पॉइंट मिलेगा हमें, बिल्कुल मिल जाएगा। c को अगर क्यूब आप रूट ऑफ -5 -5 रेज टू पावर 1/3 रख लोगे, तो जब इस पर f अप्लाई करोगे तो आपको -5 ही रिटर्न में मिलने वाला है। तो -5 कैसे आया है, -5 रेज टू पावर 1/3 पर f अप्लाई करके। ठीक है, वैसे भी ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शन है। तो मैंने क्या किया, -5 की प्री इमेज निकालने के लिए मैंने क्या किया, इसका इन्वर्स क्या होगा, इस क्योंकि इन्वर्टिबल फंक्शन है तो इस फंक्शन का इन्वर्स क्या होगा, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब का f of x equals to x raised to the power 1/3। तो मैंने क्या किया, -5 रेज टू पावर 1/3 कर लिया। किसी की भी प्री इमेज आपको निकालनी है तो उसका क्यूब रूट करना है बस, इसीलिए मैंने सीधे ही बता दिया कि -5 रेज टू पावर 1/3 होगा जिस पर ये वैल्यू अटेन करेगा। तो यहाँ पे हमारा k क्या है, -5, और यहाँ पे c क्या है, -5 रेज टू पावर 1/3। ठीक है, अब क्लियर है। ऐसा आप हर फंक्शन के साथ कर सकते हो, कोई भी रैंडम सा फंक्शन बताओ और उसके लिए करके देखो। कोई भी फंक्शन उठाते हैं हम, कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन उठाना, ठीक है। कॉन्टिन्यूस नहीं उठाते हैं, चलो तब देखते हैं आपको और उससे ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। कॉन्टिन्यूस में तो हो ही जाएगा, आप कोई भी कॉन्टिन्यूस उठाओगे। ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी क्लियर हुई यहाँ से निर्माल्या? हाँ मैम, थोड़ी बहुत तो हुआ। थोड़ी बहुत ही एक बार हुआ। मैम, मतलब एक बार मैम उसका स्टेटमेंट को बता दो मैम, मतलब आवाज नहीं ठीक से आई थी ना, तो इसलिए समझ में नहीं पाया। स्टेटमेंट कह रही है कि फंक्शन किसी i to r पर डिफाइंड है, मतलब i कोई इंटरवल है, इंटरवल से r तक डिफाइंड है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, और कोई ए बी अगर इंटरवल से बिलोंग करते हैं, और k कोई रियल नंबर है, k कोई भी रियल नंबर हो सकता है, सेटिस्फाइंग दिस पर्टिकुलर थिंग। k ऐसा रियल नंबर है जो f ऑफ a और f ऑफ b के बीच में लाई करे। ठीक है, ए बी पॉइंट लिए थे, f ऑफ a और f ऑफ b के बीच में लाई करने वाला एक k लेंगे। अब वो स्ट्रिक्टली बड़ा होगा एफ ऑफ ए से और स्ट्रिक्टली छोटा होगा, मतलब इक्वल टू नहीं लेना है आपको, उसके ओपन इंटरवल से बिलोंग करने वाला लेना है। ये ठीक है मैम, बिलोंग्स टू समझ में आ एफ गई। ऑफ ए कॉमा एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी, तो ठीक इस है। के को अटेन किया जा सकता है, मतलब इसकी प्री इमेज आपको मिल जाएगी। देन देयर एग्जिस्ट अ सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू के। और वो प्री इमेज कहाँ मिलेगी,
ए बी के बीच में ही मिलेगी, ऊपर इंटरवल ए बी से ही मिलेगी। ठीक है मैम, समझ में आ गई है। इसका यूज काफी होता है इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी का आगे जाके। पर मैम एक स्टेटमेंट था ना जो जिसमें बोल रखा था कि हर एक पॉइंट को अटेंड करेगा, मतलब एफ ए और एफ बी का, मतलब इंटरवल में, ओपन इंटरवल एफ ए कॉमा एफ बी में हर एक पॉइंट को ही तो वो अटेंड करेगा मैम। हाँ, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच के जितने भी पॉइंट्स है सभी पॉइंट्स को अटेन करेगा ना, हाँ क्योंकि मैम। हम के कैसा ले रहे हैं, के पे क्या कंडीशन लगाई हाँ जा रही के है, तो दैट एफ ऑफ ए इज लेस देन के इज लेस देन एफ ऑफ बी। इसके के बीच तो का वो के कोई भी पॉइंट हो सकता है, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, कोई भी हो सकता है। तो इनके बीच के हर एक पॉइंट के लिए प्री इमेज मिलेगी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इस तरीके से हर एक पॉइंट के लिए प्री इमेज मिलती चली जाएगी। तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का हर एक पॉइंट अपनी प्री इमेज रखेगा। कहाँ पे रखेगा? ओपन इंटरवल ए बी में। ठीक है, यहाँ से कोई पॉइंट उठाओगे, उधर ले जाओगे, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में कोई भी पॉइंट होगा उस पर वो वैल्यू मिल जाएगी। अब जैसे अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस ना होता, कोई फंक्शन लें जो कॉन्टिन्यूस नहीं है, जैसे कि अगर ये फंक्शन लिया जाए, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है, जीरो पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है, ग्रेटर देन जीरो के लिए तो ये 1 वैल्यू ले रहा है, और लेस देन जीरो के लिए, लेस देन इक्वल टू जीरो के लिए -1। अच्छा, लेस देन इक्वल टू जीरो के लिए, ठीक है। अब इसके बीच में हम वही प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करते हैं। कोई भी रैंडम 2 पॉइंट्स उठाओ, ए और बी की कुछ वैल्यूज बताओ मुझे जल्दी से। 1 और -2। 1 इधर आएगा, -2 इधर आएगा, ठीक है। ए हमने -2 मान लिया, बी 1 मान लिया, ठीक है। एफ ऑफ ए क्या है यहाँ पे? एफ ऑफ ए इज इक्वल टू -1 -1, और एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 1, 1। ठीक है। अब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में कोई पॉइंट लाई करता है, कोई भी रियल नंबर लाई करता है। ये फंक्शन डिफाइंड कहाँ से कहाँ तक है? आर टू आर डिफाइंड है, ठीक है। अब कोई के बिलोंग्स टू रियल नंबर लो, कोई भी के ले लिया 1/2। 1/2 ले लिया, ठीक है। ठीक है, ये 1/2 हमने ले लिया। 1/2 क्या है? के। तो 1/2 की प्री इमेज आपको मिलनी चाहिए किसके अंदर? ये सी आना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी से। यहाँ पे हमारा ए क्या है? ए क्या था? -2 एंड बी था 1। तो क्या कभी फंक्शन 1/2 वैल्यू अटेन करेगा -2 से 1 के बीच में? एक बार फंक्शन को देखो जाके, फंक्शन था कैसा। फंक्शन एक बार -1 वैल्यू ले रहा था, एक बार 1 वैल्यू ले रहा था, ठीक है। फंक्शन 1/2 वैल्यू तो कभी ले ही नहीं रहा, फंक्शन सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यूज ले रहा है। इसके रेंज सेट में सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, 1 और -1, ठीक है। और यहाँ पे आप कह रहे हो कि 1/2 वैल्यू अटेन करे फंक्शन किसी न किसी सी के लिए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे कोई सी एग्जिस्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं था, ठीक है। और भी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। ये तो ऐसा एग्जाम्पल हो गया, इस एग्जाम्पल में सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स आ रहे थे रेंज सेट में, मतलब एक कॉन्टिन्यूस टाइप का एग्जाम्पल नहीं था। मैं एक और एग्जाम्पल बताती हूँ, वहां से और क्लैरिटी मिलेगी। ये एग्जाम्पल क्लियर है तो हम आगे बढ़े। यस मैम। ठीक है, एक ऐसा एग्जाम्पल बताते हैं जो दिखने में काफी हद तक कॉन्टिन्यूस है, पर फिर भी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। जैसे देखो, एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, क्लोज्ड इंटरवल 0 1 से r, f ऑफ x है x when x belongs to open interval 0 1, 1 when x is equal to 0 और x equal to 1 पे 0। इस फंक्शन का ग्राफ कैसा दिखेगा? फंक्शन ओपन इंटरवल 0 1 में तो x के ग्राफ की तरह है। फंक्शन यहाँ पे कैसा है? x के ग्राफ की तरह, 0 पे 1 वैल्यू ले रहा है और 1 पे 0 वैल्यू ले रहा है। कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा फंक्शन का। यहाँ पे क्या होंगे? ऐसे होल्स होंगे, ठीक है। ग्राफ क्लियर है? अब इस फंक्शन के लिए हम a को क्या मान लें?
फंक्शन डिफाइंड है ओपन इंटरवल 0 1 पे। पहले हम शुरुआत में ए को ये लेके चल सकते हैं, बी को ये लेके चल सकते हैं, पर 1 मिनट हम इस पे थोड़ा और सोचते हैं। अगर हम ए को ये लेके चलेंगे, बी को ये लेके चलेंगे, तब तो कंडीशन सेटिस्फाई हो ही जाएगी। मतलब फंक्शन का कॉन्टिन्यूस होना ज़रूरी नहीं है, इट इज़ सफिशिएंट। जैसे कि ए को ले लिया जाए 0, बी को ले लिया जाए 1, तो एफ ऑफ ए यहाँ पे क्या आएगा, जल्दी से बताओ। मैं कह रही हूँ इसमें मैं कंडीशन होल्ड करवा के भी दिखाऊंगी और डज नॉट होल्ड वो वाली बात भी बताऊंगी कि होल्ड नहीं कर रही है, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो किसी ए और बी के लिए सेटिस्फाई कर भी जाएगी और किसी और बी के लिए सेटिस्फाई नहीं भी करेगी, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज हम देखने वाले हैं अभी। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? आ गया मैम। आपके तो आ रहा है और बाकी होंगे। यस मैम। इस एग्जाम्पल को देखो, इसमें काफी कुछ समझ में आएगा आपको। ठीक है, बताओ। ए को क्या लिया है हमने, 0 लिया है। 0 पे फंक्शन की वैल्यू 1 है, माइक म्यूट कर लो। और बी पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 पे 0 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एफ ऑफ ए और ये हो गया हमारा एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में अब हमें क्या करना होता है, कोई एक पॉइंट कंसिडर करके चलना होता है। कोई भी पॉइंट ले लेते हैं 0 से 1 के बीच में, 1/4 ले लेते हैं। ठीक है, 1/4 कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, एफ ऑफ 0 से एफ ऑफ 1 के बीच में ऐसे लाई करता है ये, एफ ऑफ 1 लेस देन 1/4 लेस देन एफ ऑफ 0। ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ 1 यहाँ पे 0 है और ये 1/4 और ये लेस देन 1। ठीक है, अब 1/4 की क्या प्री इमेज होगी इस फंक्शन के केस में। 1/4 कहाँ से मिल सकता है आपको, फंक्शन को ध्यान से देखो। 1/4 क्या किसी पॉइंट की प्री इमेज इसकी मिल सकती है, कोई पॉइंट ओपन इंटरवल 0 to 1 वाले केस में उस केस में 1/4 मिल की सकती है। इमेज 1/4 की प्री इमेज 1/4 ही मिलेगी यहाँ पे। यहाँ पे एक सी एग्जिस्ट कर जाएगा ओपन इंटरवल 0 1 से, सच दैट एफ ऑफ दैट इज इक्वल टू 1/4। तो एफ ऑफ 1/4 आ रहा है यहाँ से, हमने यहाँ से देखा, क्योंकि ओपन इंटरवल 0 के अंदर तो ये आइडेंटिटी फंक्शन का ही काम कर रहा है। तो आपको एक सी एग्जिस्ट करता हुआ मिल गया। यस मैम। ठीक है, अब एक और काम करते हैं, ये दिखाते हैं कि ऐसा सी एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर ए और बी की वैल्यूज चेंज कर दी जाए। तो ए को हम क्या ले लें, ए को 0 ले लेते हैं, बी को 1/4 ले लेते हैं केस 2 में। ऊपर लिख देते हैं आईवीपी होल्ड्स। केस 2 के अंदर एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के अंदर आईवीपी होल्ड भी कर सकती है और नहीं भी होल्ड कर सकती है, वो चीज़ हम देख रहे हैं। तो a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1/4 अगर लिया जाए, एफ ऑफ a क्या हो जाएगा, 0 पे फंक्शन की वैल्यू 1 है। एफ ऑफ b क्या हो जाएगा, 1/4 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1/4। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि एफ ऑफ a और एफ ऑफ b, तो एफ ऑफ b यहाँ पे है और एफ ऑफ a यहाँ पे है। ठीक है, 1/4 से 1 के बीच में कोई पॉइंट उठाना है। क्या पॉइंट उठा लें हम, 3/4 उठाती हूँ मैं अभी के लिए। ठीक है, k इज इक्वल टू 3/4। अभी जो k पॉइंट हमने उठाया है इसकी प्री इमेज मिलनी चाहिए कहाँ पे, 3/4 किसके इक्वल आना चाहिए, सम f ऑफ c, वेयर c कहाँ से बिलोंग करे, ओपन इंटरवल ए बी क्या है, 0 to 1/4। 0 to 1/4 के बीच में क्या कोई c ऐसा एग्जिस्ट करेगा सच दैट f ऑफ c इज इक्वल टू 3/4। फंक्शन दिखाऊं दोबारा, ये फंक्शन है आपका। फंक्शन किस तरीके की वैल्यूज ले, नहीं करेगा। सबको क्लियर है, नहीं करेगा, क्योंकि फंक्शन ओपन इंटरवल 0 के अंदर क्या कर रहा था, आइडेंटिटी वैल्यूज ले रहा था। फंक्शन ओपन इंटरवल 0 से 1/4 के बीच में क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टाइप का है। तो 0 से 1/4 के बीच में वो क्या ही वैल्यूज ले सकता है, 0 से 1/4 की वैल्यूज ले सकता है ना। 3/4 तो वो कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि 3/4 वैल्यू कहाँ पे अटेन होगी, 3/4 पे। और ये जो 3/4 है, ये जो c इज इक्वल टू 3/4 है, ये बिलोंग नहीं करता 0 to 1/4 ओपन इंटरवल से। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, IVP डज नॉट होल्ड। सेम एग्जाम्पल में IVP होल्ड भी कर रही है
और नहीं भी कर रही होल्ड। ठीक है, यस मैम। ठीक है, यहाँ से आपको थोड़ी थोड़ी हेल्प मिलती जाएगी एग्जाम्पल्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए। और बताओ, सबको क्लियर है? रिस्पॉन्स दो तो हम आगे बढ़ें। यस मैम। ठीक है, नोट्स का प्रिंट आउट निकलवा लेना, जो निकलवा सकता है वो तो ज़रूर निकलवा ले, ताकि साथ साथ पढ़ भी सको इसको बैठ के। नहीं तो फिर लैपटॉप से या फ़ोन से पढ़ना और तो क्या ही है। अच्छा, continuity of f is sufficient condition for IVP। अभी मैंने आपको जो एग्जांपल बताया वो एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का एग्जांपल था। उसके अंदर आईवीपी होल्ड भी कर रही थी किसी ए और बी के लिए, और किसी ए और बी के लिए आईवीपी होल्ड नहीं भी कर रही थी। तो कॉन्टिन्यूटी होना, फंक्शन का कॉन्टिन्यूअस होना सफिशिएंट होगा या नेसेसरी होगा आईवीपी होल्ड करने के लिए? कॉन्टिन्यूटी सफिशिएंट है या नेसेसरी है? सफिशिएंट है। सफिशिएंट है, Sufficient. कॉन्टिन्यूटी इज सफिशिएंट, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी है तो आईवीपी होल्ड हो जाएगा। लेकिन कॉन्टिन्यूटी नहीं थी, डिसकंटिन्यूटी के केस में भी आईवीपी होल्ड कर सकती है। तो कॉन्टिन्यूटी इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर आईवीपी, नॉट नेसेसरी। तो कॉन्टिन्यूटी इंप्लाइज क्या? आईवीपी। अगर फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड है? इंटरवल पे डिफाइंड है, आई टू आर डिफाइंड है। तो कॉन्टिन्यूटी इम्प्लाइज आईवीपी, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी अपने आप होल्ड जाएगी अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी होल्ड हो अगर किसी फंक्शन में, तो क्या वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा? और अगर फंक्शन इंटरवल टू आर डिफाइंड है, इज इट ट्रू और नॉट? दिस इज द क्वेश्चन। False मैम। किसी पॉइंट ए बी के लिए अगर आईवीपी होल्ड हो जाए तो फंक्शन क्या कॉन्टिन्यूअस होगा? नहीं होगा। अभी हमने ऊपर वाले एग्जांपल में ही देखा। और नॉट वो नेसेसरीली ट्रू बोलेंगे तो मैम, हाँ, नॉट नेसेसरीली ट्रू बोलेंगे। हाँ, नॉट नेसेसरीली, लेकिन हमेशा इम्प्लाई नहीं करता ना, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अच्छा। इधर ए स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ऐसा बीच में तो अटकने वाली बात होती नहीं है। अगर टिफर में क्वेश्चन आएगा तो ट्रू और फॉल्स यही पूछा जाएगा। ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट वो होती है जो यूनिवर्सली ट्रू हो, और फॉल्स वो हो जाती है जो किसी एक कंडीशन के लिए भी फॉल्स हो जाए। तभी हम फॉल्स स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए एक एग्जांपल ढूंढ लेते हैं जिससे हम उसको फॉल्स प्रूव कर सकें। ठीक है, तो ये आपकी हो गई इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। इस पे हम ग्राफ की क्लासेस लेने के बाद भी बात करेंगे। और जो ग्राफ की क्लासेस होंगी शुरुआत में, तो जो एक दो बेसिक्स होंगी वो तो आपके एग्जाम में काम आएंगी, पर उसके अलावा जो मैं रैशनल फंक्शंस की ग्राफ थोड़ी बहुत बताऊंगी वो जैम के अलावा भी आपके काम आएंगे। हमारे बीएससी में कभी भी ग्राफ्स के बारे में नॉलेज नहीं दी जाती है। किसी भी फंक्शन को देख के, e की पावर 1/x को देख के उसका ग्राफ ड्रॉ किया जा सकता है, ग्राफ का आइडिया लिया जा सकता है। ठीक है, e की पावर 1/x बाई एक्स, इस टाइप के फंक्शंस का आइडिया लिया जा सकता है ग्राफ का, जो कि मुझे नहीं लगता कभी सिखाया जाता है। हमारी बीएससी में तो हमें सिखाया नहीं था। अमेरिकन कॉलेजेस में बहुत सिखाई जाती हैं ये सब चीज़ें, ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यूज। मतलब मैम ये हमारे ना कॉलेज में मैम फर्स्ट ईयर में था, पर उतना देर तक मतलब सिलेबस खत्म नहीं हुआ मैम। मतलब हमारा यहाँ अच्छा, मतलब बहुत जल्दी जल्दी एग्जाम होता है, तो मोटा मोटी चीज मतलब पढ़ा के छोड़ मुझे देते एक हैं। बात समझ में नहीं आती हाँ कॉलेजेस मैम, इस की, सेमेस्टर में यही ये प्रॉब्लम है। हर जगह होता है सेमेस्टर सिस्टम में खासकर शायद, कि आप इतने 10 चैप्टर्स दे देते हो, ये पढ़ना है, फिर उसमें से आप आधा काट के इतना पढ़ा देते हो, ये एग्जाम में आने वाला है, ये पढ़ लो। अगर हाँ आपको मैम, एग्जाम के लिए यही पढ़ाना सबसे है तो बड़ा फिर हम पढ़ प्रॉब्लम। क्यों रहे हैं? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिर आप सिलेबस ही कम कर दो ना, इतना सिलेबस कर क्यों रखा है आपने? हाँ मैम, कम ही पढ़ाना है तो मुझे लॉजिक समझ में नहीं आता। फिर आपको मार्क्स मतलब टॉप बेस पे टीचिंग जज था। किया जाता है, फिर जिसके मार्क्स ज़्यादा हाँ हैं वो मैम, अच्छा होता है, अच्छा मैथमेटिशियन कहलाता है।
चलो मैम सिलेबस और करिकुलम से मतलब कॉलेज की रैंक भी तो बढ़ती है कि हम इतना कवर करवाते हैं, इसीलिए शायद। नहीं, फिर यूजीसी कम करे ना, कॉलेजेस क्या कम करेंगे, कॉलेजेस के बस में तो कुछ भी नहीं है। आप कम पढ़ाओ पर क्वालिटी तो बढ़ाओ। हमेशा क्वांटिटी पे फोकस किया जाता है, फिर उसके बाद मार्क्स की क्वांटिटी पे फोकस किया जाता है। जो बच्चा मार्क्स गेन कर रहा है वो ज़्यादा यस इंटेलिजेंट मैम। है। मेरे तो मार्क्स कभी आते नहीं थे खैर। मतलब कॉलेज में तो कभी नहीं आए, स्कूल में आते थे। हाँ, पर तो इतिहास गवाह है मैम, लास्ट मतलब बैक बेंचर ही इतिहास रास्ता है मैम। ऐसे बहुत ये तो बच्चे होते हैं जो एजुकेशन क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते पर ऐसे कॉम्पिटिटिव में। एग्जाम्स में अच्छा करते हैं। ऐसे भी होते हैं जो दोनों में अच्छा करते हैं। देखो, हाँ एग्ज़ाम राइटिंग एक कला है, एक टैलेंट है। एग्ज़ाम राइटिंग अलग चीज़ है और कंसेप्ट समझना और वो लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग, वो एक अलग चीज़ है। जिसके अंदर दोनों होती है वो दोनों में टॉप करता है, जिसके अंदर एक होती है वो एक में करता है। ये बात होती है। एग्ज़ाम राइटिंग एक अलग चीज़ है जिसको रिलेट कर दिया जाता है आपकी इंटेलिजेंस से। वो चीज़ गलत है, वो स्कूल से लेकर कॉलेजेस तक हर जगह होता है, वो प्रॉब्लम है। फिर आपको एकदम से आके बोला जाता है कि आप जैम क्लियर करो। मुझे फिर ये लॉजिक भी नहीं समझ में आता कि आप स्कूल में तो कह रहे हो कि मार्क्स 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 सब कुछ है, फिर आप एकदम से कहते हो कि रैशनली सोचने लग जाओ। टिफर और ये सारे इंस्टीट्यूट्स, आईआईटीज ये कहते हैं फिर एकदम से रैशनल थिंकिंग ले आओ अपने अंदर। मुझे ये कंसेप्ट कभी क्लियर नहीं हुआ कि आप लोग स्कूल में तो क्रैमिंग सिस्टम चला रहे हो और फिर आप एकदम से ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे रहे हो बच्चों को जिसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर्ड है ही नहीं। और फिर उसके नाम पे इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग्स चलती हैं और फिर वो इतने बड़े बड़े अमाउंट्स लेते हैं। हाँ मतलब क्या मैम, ये तो साइकिल सही मिल है। रहा है, साइकिल कितनी अजीब हो चुकी है। आप अगर ये बात स्कूल तो से ही रूट बिजनेस अच्छी कर मैम। दोगे तो इतनी कोचिंग्स की ज़रूरत ही नहीं होगी। हम आज ये सब नहीं पढ़ रहे होते अगर हम स्कूल से ही हमारी रूट अच्छी होती है, कॉलेज भी अच्छे हो जाते हैं। कॉलेज तो मतलब मैं कहती हूँ और ज़्यादा बदतर है, बहुत ही हाँ अजीब मैम, तरीके सिर्फ से थ्योरी चीज़ें और पढ़ाई थ्योरी, जाती हैं। थ्योरी और थ्योरी। स्कूल में तो कभी कुछ एक्स्ट्रा हो भी जाता था मुझे लगता है, बट कॉलेजेस में आके मैथ्स को पढ़ना है, मेरे को तो सच बताऊँ बोझ लगता था मैथ्स को पढ़ना। मतलब 12th क्लास तक जिसको इतना इंटरेस्ट हो मैथ्स में, कॉलेज में आके वो इंटरेस्ट एकदम ज़ीरो हो जाना, वो वाली बात हो गई थी। हाँ पर मैम, ये बात तो सही है ये मैम। तो है सिस्टम, लेकिन पता मतलब होना चाहिए और एनकरेज करना चाहिए बच्चों को आगे, कि वो इस और सिस्टम मैम, में ना फंस के रह जाए। टिफर का एग्जाम तो मैम बहुत ही मतलब जैम से भी तो कोई कई गुना मैम, मतलब अच्छे क्वेश्चन देते हैं मैम। अब एग्ज़ाम्स के लेवल इस देश में बहुत अच्छे अच्छे हैं। आईआईटी जेई हाँ का जो लेवल होता है वो बाहर के देशों में भी मतलब वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम्स है। बहुत इज्जत है और मैं भी उस बात की इज्जत करती हूँ कि इतने अच्छे एग्ज़ाम्स हम बनाते हैं, लेकिन उतना अच्छा आप बच्चों को वो क्यों नहीं दे रहे, लर्निंग क्यों नहीं दे रहे। हाँ बच्चों को मैम। ये क्यों बताया जा रहा है बचपन से कि रटो मार्क्स लाओ बस यही है ज़िंदगी, फिर एकदम से आगे आप कहते हो कि ये करना है। वो चीज़ गलत लगती है मुझे। मतलब मैम इसके लिए ना हमारा जो मतलब सोसाइटी है वही मतलब जिम्मेदार है मैम, हाँ, क्योंकि दो सोसाइटी साल एज अ बाद। होल सब सब लोग हाँ मैम। जिम्मेदार हैं इसके लिए, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो सिस्टम हो, हाँ मैम, ये चाहे तो कुछ है भी मैम। हो। बस उस मतलब बच्चे जब। को छोड़ के सब जिम्मेदार हैं। जो बच्चा छोटा सा होता है स्कूल में जाता है, जिसका ब्रेन वॉश हो जाता है, उसके बाद फिर वही बच्चा आगे पेरेंट बनता है तो वो फिर उसी थिंकिंग में, वही बात हो जाती है, फिर उसी थिंकिंग में सब लोग घूम रहे हैं। मतलब मैम सबसे बड़ा दिक्कत क्या है ना मैम, जब टीचर ये बात बोलते हैं कि तुम हम्म। मार्क्स लाओ तो तुम अच्छे हो और तुम मार्क्स नहीं लाओ तो तुम अच्छे नहीं हो। हम्म। तो हमारे एक प्रोफेसर के साथ तो मैना का पंगा हो गया। अच्छा। फर्स्ट मैंने के ईयर में ही पंगे बहुत हो मैम। जाते हैं। नहीं, अच्छा। मैना थोड़ा अलग तरीके से सोचता है। हाँ मैम, इसके लिए मेरा मार्क्स भी कट गया था। मतलब वो प्रेजेंट, क्या कॉलेज बोला? में हाँ प्रेजेंट हाँ। देते हैं ना, प्रेजेंट के लिए मार्क्स देते हैं हमारा हम्म। कॉलेज कॉलेज में। हम्म। तो किसके मैम लिए? तो मैं उसको प्रेजेंट के लिए मतलब मैम, मतलब क्लास मतलब में प्रेजेंट होना है। अच्छा अच्छा, कितना तो हाँ क्लास वो तो अटेंड जो किया। होता ही, कुछ जो टीचर परसेंटेज होता है मैम। उसमें। हाँ मैम। तो और जिस वो टीचर में मैम क्लास ही नहीं लेते वही ज्यादा मतलब दिक्कत करता है प्रेजेंट लेने के लिए। और जो हेड ऑफ द प्रोफेसर डिपार्टमेंट अच्छा था। है। हाँ। और जो प्रोफेसर अच्छे हैं मैम, मतलब बहुत ही अच्छे पढ़ाते थे, वो हम्म। उतना मतलब प्रेजेंट को लेकर मतलब दिक्कत नहीं करते, पता बट। है टीचर्स की प्रॉब्लम क्या होती है?
वो सारा फोकस उधर तो डालते हैं कि मेरे क्लास में बच्चे आए, लेकिन वो ये नहीं सोचते मेरी क्लास में बच्चे आ क्यों नहीं रहे। बच्चे आए हैं, बच्चे अपना पूरा पार्ट प्ले करें, लेकिन मैं ढंग से पढ़ाऊँ ये नहीं हो सकता। हाँ मैम। मैं इंटरेस्ट से पढ़ाऊँ नहीं हो सकता। वो अपने अंदर चेंज नहीं लाना चाहते, बस तो बच्चों के अंदर चाहते हैं कि वो क्लास में आए, और आ भी जाएंगे तो भी क्या फ़ायदा, सुनने तो वो वाले नहीं है। और मैम जिस टीचर में बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे, उस टीचर में मतलब हर स्टूडेंट आ जाता था उस सर के क्लास वो अपने करने के आप ही लिए। आते हैं फिर स्टूडेंट्स, वो हाँ बात तो मैम। सच है। और और मैनक को मैम बोल रहा ये था भी कि है तुमको मैम। मार्क्स नहीं दूंगा, तो मैनक ने भी बोल दिया आप नहीं देगे तो देगे, बट हम मतलब रिटर्न में तो उठा लेंगे उतना मार्क्स। एकदम जवाब उसका। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मैंने पता है मुझे। हाँ मैम। चलो कोई बात नहीं, चलता रहता है ये, पर थोड़ी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, मुंह पे इतना नहीं बोल देना चाहिए डायरेक्ट। हम तो कभी कुछ नहीं बोलते थे अपने टीचर्स को, पीछे पीछे बोलते रहते थे बस। आप लोग बहुत भला है। अब देखो, हमने ये क्या पढ़ा था, कॉम्पैक्ट सेट कहाँ पे जाता है, कॉम्पैक्ट सेट पे, ये वही बात है, उसको एक अच्छे तरीके से लिख दिया गया। लेकिन कॉन्टिन्यूअस, अंडर अ कॉन्टिन्यूअस मैप, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल को क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल पे ही ले जाएगा। मतलब ये जो एस सेट बनेगा एफ ऑफ एक्स, मतलब ये जो एस सेट है, क्या बोलेंगे इसको, रेंज सेट बोलेंगे ना फंक्शन का, ये क्या होगा, क्लोज्ड एंड बाउंडेड होगा। अगर डोमेन क्लोज्ड एंड बाउंडेड थी तो रेंज सेट भी क्लोज्ड एंड बाउंडेड होगी। जैसे कि वर्स्ट केस सिनेरियो भी अगर लें, एक फंक्शन लिया जाए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, आर टू आर नहीं, हाँ इंटरवल पे डिफाइन करना है, किसी भी इंटरवल आई पे डिफाइन कर लेते हैं विच इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। मान लो हम इस पे डिफाइन कर लेते हैं ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल 0 1 2 आर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, इसकी रेंज सेट क्या बनी, रेंज सेट बन गई सिंगलटन 0 जीरो सेट। से। अब ये सेट क्या है, ये भी क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ही है। तो इंटरवल अगर क्लोज्ड एंड बाउंडेड है तो अंडर अ कॉन्टिन्यूअस मैप वो एक इंटरवल पे ही मैप होने वाला है, वो जो कि क्लोज्ड और बाउंडेड ही होगा, ओपन नहीं हो सकता, और ऐसी बातें नहीं हो सकती। ठीक है, अच्छा एक और बात है कि ऐसा मत सोच लेना, अब इसमें गलत फहमी हो जाती है बच्चों को। 3:15 हुए, अभी तो टाइम है। आज आपकी क्लासेस है ना प्राची, 4 बजे आपकी यस मैम। कोचिंग होगी। हम 4 बजे नहीं है, कितने बजे? 4:30, मतलब आप 4:15 तक तो छोड़ देना, क्योंकि मुझे साइकिल पे जाना है और दूर है वो। नहीं वो तो खैर मैंने आज सोचा ही इतना था कि अब मैं लीनियर पढ़ाऊंगी 1 घंटे के बाद, वो तो बस होने ही वाला है। चलो एक दो चीज़ें मैं और एक्स्ट्रा करा दूंगी फिर, अगर टाइम है तो। अच्छा क्या बता रही थी मैं, मैम आज रियली करा दो। एक फंक्शन लो, मतलब अगर फंक्शन डिफाइंड है, मैं आपसे ही पूछती हूँ, आप मुझे बताना, क्लोज्ड इंटरवल ए बी टू आर, ठीक है, तो इसका जो रेंज सेट होगा, क्या वो एफ ऑफ ए कॉमा एफ ऑफ बी क्लोज्ड इंटरवल होगा, या कुछ अलग हो सकता है इससे, या फिर एफ ऑफ बी कॉमा एफ ऑफ ए हो सकता है, या इससे भी कुछ अलग हो सकता है, इन दोनों में से कुछ होगा या इनसे अलग होगा। रेंज सेट कॉन्टिन्यूअस मैप के अंदर, एफ इज कॉन्टिन्यूअस। व्हाट डू यू थिंक, कुछ एग्जांपल्स लाओ दिमाग में, या कुछ अगर आपको सही लग रहा है प्रूफ सोचने की कोशिश करो। साइन एक्स अगर हम 0 से पाई 2 पाई हम्म ले लें, तो उसमें तो मैक्सिमा और मिनिमा तो अलग पॉइंट्स पे अटेन होगा, लेकिन इनिशियल पॉइंट्स पे नहीं होएगा। आपकी थिंकिंग काफ़ी सही है। 0 टू पाई से आर तक ही डिफाइन कर लो, चलो मैंने तो पूरा ग्राफ बना दिया। फंक्शन कहाँ से डिफाइन करें, 0 टू पाई टू आर, ठीक है। अब 0 टू पाई के बीच में फंक्शन क्या वैल्यूज लेता है, इसका रेंज सेट क्या बनेगा, 0 to 1। क्लोज्ड इंटरवल 0 टू 1। तो क्या रेंज सेट एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ पाई के बराबर आया, एफ ऑफ 0 एफ ऑफ पाई, नहीं, एफ ऑफ 0 एफ ऑफ पाई बोलते तो इस केस में तो फिर ये सिंगलटन 0 ही बन जाता, ठीक है, वो भी 0 है वो भी 0 है, फिर वो तो सिंगलटन 0 बन जाता, क्लोज्ड इंटरवल 0 0।
ठीक है, तो ऐसा सच नहीं है हमेशा, ये दोनों बातें हमेशा सच नहीं है। और कोई एग्जाम्पल सोच के देखो, इसके अलावा कोई एग्जाम्पल सोच के देखो, या इसी में थोड़ा सा वेरिएशन करके देखो। यहाँ पे 0 0 की बजाय कुछ और आ जाए, कुछ भी थोड़ा बहुत डिफरेंटली सोच के देखो। प्राची आप आए नहीं सुबह, क्या करते हो सुबह? पढ़ाई करते हो? मैम सुबह नहीं मैम, इतनी सुबह पढ़ाई तो नहीं हो पाती, पर थोड़ा सा घर में मम्मी की हेल्प करवानी होती है, अभी नवरात्रि अच्छा चल रही है तो। अच्छा अच्छा, चलो जब टाइम हो तब आ जाना, श्योर मैम। आधे घंटे की बात होती है। क्या बात है, आज वो नहीं आई अंजलि? मेरा तो छुट्टी पे है। मैम मेरे हिसाब से आना तो चाहिए था, पर हमारा टेस्ट पोस्टपोन हो गया, तो शायद वो उसी की प्रिपरेशन में हो, मेरी बात नहीं हुई लेकिन। अच्छा, आज आपका टेस्ट होने वाला था? कौन सा? जो बीएससी के लिए आप कोचिंग ले रहे हो उसका? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, चलो एग्जाम्पल सोचते रहना फिर इस पे हम थोड़ी देर में आते हैं, सोच के बताना मुझे, अभी अभी पूछूंगी। अच्छा, फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल ए बी टू आर डिफाइंड है, तो इसका जो रेंज सेट होगा वो मैंने क्या बताया, क्लोज्ड एंड बाउंडेड ही होगा, मतलब एक इंटरवल टाइप का होगा जो क्लोज प्लस बाउंडेड हो। अगर हम क्लोजनेस को हटा दें, इस फंक्शन को क्लोजनेस को हटा दें, इस फंक्शन की सारी कंडीशन सेम रहे, फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो, अच्छा भला हो, अगर फंक्शन ओपन इंटरवल ए बी टू आर है, कॉन्टिन्यूस है, तो इसके रेंज सेट के बारे में आप क्या कहोगे? क्या रेंज सेट अभी भी क्लोज्ड और बाउंडेड रहेगा? ओपन इंटरवल पे कैसे फंक्शंस कॉन्टिन्यूस होते हैं? एक ऐसा फंक्शन सोचो जो ओपन इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस हो, क्लोज्ड इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस ना हो। तो सबसे मैम पहले आपके बाउंडेड दिमाग में तो नहीं रहेगा, क्योंकि अगर हम tan x लें फ्रॉम -π/2 to π/2, हम्म, तो उसमें बाउंडेडनेस की तो काउंटर मिल गया। हाँ, तो मतलब क्लोज्ड एंड बाउंडेड होना जरूरी नहीं है। और क्लोज्ड के बारे में अगर सोचा जाए तो ये हो गया, क्लोज भी नहीं रहेगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, इसका रेंज सेट निकालना, 0 1 2 आर डिफाइंड है, अगर इसका रेंज सेट क्या आएगा? ये आएगा क्या, देखना। 1 to ∞, हाँ जी। तो ये क्लोजनेस की भी कंडीशन गई, उधर से बाउंडेडनेस की गई, क्योंकि इसका रेंज सेट क्या बनता था, दिस टू आर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan x, इसका रेंज सेट बनेगा -∞ to ∞, मतलब इसका रेंज सेट बन जाएगा r। ठीक है, दैट इज क्लोज्ड बट नॉट बाउंडेड। तो बाउंडेडनेस होना जरूरी नहीं है, इधर ये नॉट क्लोज्ड एंड नॉट बाउंडेड। ठीक है, दोनों ही फंक्शन जो हमने कंसिडर किए थे कॉन्टिन्यूस फंक्शन थे अपनी डोमेन के अंदर। वैसे tan x कॉन्टिन्यूस नहीं है, r टू r की बात की जाए तो, ठीक है, पर आप डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस भी बना सकते हो। जैसे कि ये फंक्शन ये कॉन्टिन्यूस है ओपन इंटरवल 0 के अंदर, 0 1 के अंदर, ठीक है, 0 को इंक्लूड मत करो, बस ये कॉन्टिन्यूस हो जाता है। अच्छा, एक और बात, ठीक है, ये बात तो हो गई, ये बात सबको क्लियर है, तो मैं एक और बात पूछती हूँ। अगर बाउंडेडनेस को रिलैक्स कर दें, बाउंडेडनेस हटा दें, हमने अभी बाउंडेड ही रखा था इंटरवल, -π/2 to π/2 बाउंडेड था, ओपन इंटरवल 0 1 बाउंडेड था। अब अगर बाउंडेडनेस को हटा दिया जाए, I to R, ये क्लोज्ड हो बट नॉट बाउंडेड, और F कॉन्टिन्यूस हो,
मैं आज यहीं पे छोड़ देती हूँ बस यही करा के, क्योंकि लीनियर कंप्लीट हो जाए फिर साथ साथ। मैम आई कोई भी सेट है या इंटरवल है? इंटरवल है, इंटरवल है, एक ऐसा इंटरवल है जो क्लोज्ड है बट नॉट बाउंडेड। ओके सोच के मैम। देखते हैं क्या क्या हो सकता है इसमें। क्लोज होगा, बाउंडेड नहीं होगा, ऐसा इंटरवल सोचा जा सकता है। इस पर कोई फंक्शन अगर डिफाइन करें हम, तो रिजल्टेंट हमें क्या चाहिए? रिजल्टेंट इंटरवल या तो क्लोज्ड ना हो या बाउंडेड ना हो, तो हमारी बात सच हो जाएगी। जो रेंज सेट हो, बहुत इजी फंक्शन मिल जाएगा अगर ये इंटरवल लिया आपने। आर भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो डोमेन को। बाकी सब शांत क्यों है? समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों के? रेंज सेट को क्या लें इसके? या तो क्लोज ना हो, इधर नॉट क्लोज्ड। रिजल्ट आपका ये आना चाहिए, इधर नॉट क्लोज्ड और नॉट बाउंडेड। मैम ई की पावर एक्स ई की पावर रेंज आ एक्स, जाएगा ओपन इंटरवल 0 to ई की infinity। पावर एक्स इस पे डिफाइन किया जाएगा तो क्या आएगा? मैम आर पे 1 टू डिफाइन किया इन्फिनिटी। था। अच्छा, आपने आर पे किया था, इस पे करेंगे तो ओपन 1 टू इन्फिनिटी। मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई? नॉट बाउंडेड। और आर पे डिफाइन करोगे तो क्या हो जाएगा? ओपन 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे नॉट बाउंडेड एंड नॉट नॉट क्लोज्ड। क्लोज्ड, दोनों ही कंडीशंस फेल हो गई यहाँ पे। तो आप देख रहे हो, लेक्चर जब शुरू हुआ था और लेक्चर के यहाँ तक पहुँचने तक हमने जैसे भी एग्जाम्पल्स कंसिडर किए हैं वो बहुत ही इजी एग्जाम्पल्स हैं। सब नहीं देखा होगा, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं लिया जो बहुत अजीब सा हो, एक्सेप्ट वो वाला एग्जाम्पल जो मैंने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वाला बताया था आपको, एक्स बिलोंग्स टू 0 1। ठीक है, वो थोड़ा सा अजीब हो सकता है पर वो भी अजीब नहीं था। तो जितने भी एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे आपके फेमिलियर उसमें ही मिल जाएंगे, बस आपको डोमेन को थोड़ा सा चेंज कर देना है, फंक्शन को चेंज कर देना है, थोड़ा सा इधर उधर करोगे आपको एग्जाम्पल्स मिलते जाएंगे। तो अब आपको इस लेक्चर के बाद क्या करना है, मैं आपको काम दूंगी थोड़ा सा, वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। इस लेक्चर के बाद आपका काम ये, जितना भी काम यहाँ पे हुआ है ये सारा नोट्स में है, डिप्स वाले नोट्स में। प्राची आपने नोट्स देख लिए? यस मैम। अच्छे से बता रखे हैं डिप्स के नोट्स, तो मुझे 4-5 नोट्स देखे, मुझे वो सही लगे। एक्चुअली मैंने लीनियर के हैंड रिटन नोट्स दिए थे, पर अभी ये है कि इतना टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ मैं कि मैं रियल के नोट्स लिखूँ। रियल बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। लीनियर के नोट्स अगर आपको देखने हैं तो वो पड़े हैं ड्राइव में, अलग अलग उसमें पड़े हैं फाइल्स में, उसको मैं कलेक्ट कर दूंगी कुछ ही दिनों में। तो इसके मैंने सोचा कि डिप्स के नोट्स मुझे अच्छे लगे, काफ़ी सटीक चीज़ें, मतलब प्रिसाइज वे में दे रखी हैं चीज़ें, तो इनको पढ़ लेना काफ़ी। और उसमें साइड में अगर आप उसका वो निकलवाओगे प्रिंट आउट, तो साइड में आपको अपने नोट्स बनाने के लिए भी जगह दे रखी होती है। नहीं तो आप स्टिकी नोट्स खरीद के उस पर अपना अपने नोट्स बना सकते हो, अगर आपको स्पेस कम लगे। वैसे तो बहुत स्पेस होगा, इसीलिए मैं कह रही हूँ प्रिंट आउट निकलवा लो, अगर 300-400 का भी निकलता है तो भी ठीक है। मेरी बात मानो तो प्रिंट आउट सभी लोग निकलवा लो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई शॉप मिल ही जाती है जिसमें आपका काम चल जाएगा कम में निकलवा के। और अभी मुझे थॉमस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है। काजल दी ने